चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। पहले समझेंगे, उसका एफसीएम समझेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म इसको हम लोग बोलते हैं आरसीएम। आइए आइए आइए, एक चेयर ले लीजिएगा वहाँ से। तो अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, ये कॉन्सेप्ट जीएसटी में आया क्यों ज़रूरत पड़ी इस कॉन्सेप्ट की। पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे। जैसा कि हम लोग शुरू से समझ रहे थे कि जीएसटी का जो मतलब अप्लाई होता है, जीएसटी वो सप्लायर के द्वारा बायर से कलेक्ट किया जाता है। हाँ बैठिए, आराम से बैठिए। वो सप्लायर के द्वारा बायर से कलेक्ट किया जाता है जीएसटी। ठीक है, सप्लायर के द्वारा बायर से कलेक्ट किया जाता है। और सप्लायर जीएसटी कलेक्ट तभी करके जमा कर पाएगा जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। क्योंकि ऐसे भी तो केसेस आ सकते हैं बिजनेस में। मान लीजिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम तो सप्लायर से कोई ना कोई रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सप्लायर से हम खरीद तो रहे हैं लेकिन सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर उस वस्तु या सेवाओं के ऊपर अगर जीएसटी लगा रहा है तब तो गलत है। क्योंकि जीएसटी का रूल यही कहता है कि सप्लायर जीएसटी तभी लगा सकता है जब वो खुद रजिस्टर्ड हो। क्योंकि जीएसटी लगाने का मतलब ये कारण है कि सप्लायर ताकि जमा करेगा सरकार को, और वो जमा कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो इस केस में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके बारे में लिखवाया था क्या मैंने? अच्छा लिखवा देते, तेरा 1 मिनट दिखाइएगा। नहीं सर, आरसीएम देखो नहीं लिखाया था। ठीक है ठीक है। तो आरसीएम की जरूरत कब पड़ी? मान लीजिए एक सप्लायर है अक्षय और एक बायर है रविंद्र एंटरप्राइजेस। ये तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये अगर 5 लाख का स्टॉक ये अगर सेल करना चाह रहे हैं तो अब ये जीएसटी अगर लगाएंगे भी, मान लीजिए, हालांकि जीएसटी अगर इंक्लूड है तो ये जमा कर ही नहीं पाएंगे। और अब देखिए, मान लीजिए कि जीएसटी अगर इनको लगाना है, मान लीजिए 18% के हिसाब से 90,000 रुपये लगाना है, तो 5,90,000 का इनवॉइस अमाउंट बनता तो है, लेकिन 90,000 इनको सरकार को टैक्स जमा करना होगा। और ये जब 90,000 रुपये टैक्स जमा करेंगे तभी इनको इनपुट मिलेगी। इनपुट के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, बाद में अच्छे से डीप में समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये टैक्स जमा कैसे करेंगे? जमा कर ही नहीं सकते हैं टैक्स। इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जीएसटी का, और इनके पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, तो ये जीएसटी के पोर्टल में जमा कर ही नहीं पाएंगे। अब ये जीएसटी के पोर्टल में जमा नहीं कर पाएंगे तो सरकार का नुकसान है, लॉस है ना, सरकार का लॉस है। तो ये चीज़ के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और बोला गया कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, यानी कि सप्लायर के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर बायर से जीएसटी अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकता। इस कंडीशन में जो 90,000 रुपये पे करना था, वो 90,000 रुपये बायर डायरेक्ट अपने पोर्टल पे जाके जमा करेगा, इसको ना देके सीधे जमा करेगा पोर्टल पे। अच्छा, बायर अगर सीधे पोर्टल पे जाके जमा करता है तो एक प्रकार का तो ये तो डायरेक्ट टैक्स के तरीके हो रहा है ट्रीट। क्योंकि आपका डायरेक्ट टैक्स में क्या सिस्टम होता है? यही होता है कि जो भी टैक्स पे कर रहा है वो सीधे गवर्नमेंट को पे कर रहा है। जीएसटी में क्या होता था, जो टैक्स पे कर रहा है सीधे गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, वो सप्लायर को देता है टैक्स, फिर सप्लायर अपना टैक्स कैलकुलेट करके जमा करता है। तो आरसीएम क्या है कि आरसीएम का रूल ये कह रहा है कि सप्लायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस कंडीशन में सप्लायर बायर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता एज पर रूल। और वो जो जीएसटी अमाउंट लगना था उसको बायर डायरेक्टली पोर्टल पे जमा करेगा, एक आरसीएम के हेड पे जमा करेगा। वो हम सिखाएंगे कैसे फाइलिंग होती, आपको लाइव भी सिखाएंगे। तो लिखिए आरसीएम, लिखिए हेडिंग बनाइए आरसीएम।
और आरसीएम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आप देखिए हेडिंग बनाइए और नीचे लिखिए, फिर सब हेडिंग में लिखिए कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 लिखिए, यदि सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, यदि सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इस कंडीशन में गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर, इस कंडीशन में एक चेयर ले लीजिएगा वहाँ से, इस कंडीशन में गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर सप्लायर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, सप्लायर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए ऐसे कंडीशन में रजिस्टर्ड बायर जीएसटी अमाउंट सप्लायर को न देकर, सप्लायर को न देकर डायरेक्ट पोर्टल पे जमा करता है, डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जमा करता है या पे करता है, डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल के माध्यम से पे करता है। इसी प्रक्रिया को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। इसी प्रक्रिया को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। कहते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको अनरजिस्टर्ड पार्टी से कुछ गुड्स या सर्विस या कुछ लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जीएसटी का ट्रीटमेंट होगा कैसे, उसके लिए आरसीएम के नियम से हम लोग करेंगे। हालांकि इसको फाइल कैसे करते हैं, कैसे जमा करते हैं, जब आप लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि आरसीएम कैसे पे करते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम याद कर लीजिएगा ताकि वहाँ मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये हमने लिखा है कंडीशन नंबर 1, आरसीएम लगने के लिए ये एक कंडीशन है। और कंडीशन नंबर 2 लिख लीजिए आप, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, हाँ पहले समझ लीजिएगा। उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस ले रहे हैं और चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, दोनों ही केस में, अब ये ट्रांसपोर्ट से तो सर्विस सभी बिजनेस लेंगे, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो अपना स्टॉक मंगाएगा। अगर गुड्स का बिजनेस है तो स्टॉक मंगाएगा, स्टॉक मंगाएगा तो स्टॉक ट्रांसपोर्ट से ही आएगा। जब ट्रांसपोर्ट से आएगा तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट से तो सभी लोग सर्विस ले रहे, सभी गुड्स में डील करने वाले बिजनेस सर्विस ले रहे हैं। तो जीएसटी के रूल में ये बताया गया कि अगर आप ट्रांसपोर्ट से कुछ सर्विस ले रहे हैं, भाई ट्रांसपोर्ट से आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया कि ट्रांसपोर्टर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही कंडीशन में ट्रांसपोर्टर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता बायर से। और ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी कितनी % है, 5% है,
एक एग्जांपल मान लीजिए अच्छा रजिस्टर्ड है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉक जाना है रविंद्र के पास, रविंद्र जी के पास, ठीक है। तो अब ये स्टॉक रविंद्र जी के पास जब जाना है तो भाई कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर से संपर्क करेंगे अक्षय स्टॉक भेजने के लिए। मान लीजिए अनुज ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कोई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो अक्षय ने अनुज से बात किया कि अनुज जी कि ये हमारा स्टॉक जाना है, ठीक है, इसको आप फलाने जगह फलाने पिन कोड पे या फलाने एड्रेस पे इसको आप डिलीवर करें। तो अनुज जी ने बोला कि भैया पेमेंट कौन देगा, है ना। इन्होंने बोला कि पेमेंट बायर दे देगा, आप स्टॉक डिलीवर करा दीजिए, बायर आपको पेमेंट दे देगा। इन्होंने कहा कि चलो भैया ठीक है। तो रविंद्र यहाँ पास जो है वो क्या क्या परचेज कर रहे हैं, इनसे ले रहे हैं गुड्स और इनसे ले रहे हैं सर्विस, वस्तु और सेवाएं दोनों ही ले रहे हैं। इन्होंने बोला कि भैया भाड़ा हमारा होगा 50,000 रुपये, 50 हमारा भाड़ा होगा, फ्रेट चार्जेस, ठीक है। और ये कंसाइनमेंट नोट इशू करेंगे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये इशू करेंगे कंसाइनमेंट नोट और ये इशू करेंगे टैक्स इनवॉइस, है ना, मैंने पढ़ाया था ना कि ट्रांसपोर्टर, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस पे तो जीएसटी लगा। जीएसटी का मतलब ही होता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु पे भी लगनी है, सेवाओं पर भी लगनी है। तो क्या इस पे भी तो जीएसटी लगनी चाहिए, ये सेवाएं हैं। अब कितनी लगनी चाहिए, 5%, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सेवाएं जीएसटी के कैटेगरी में 5% के अंतर्गत आती है। सही मायने में जीएसटी का रूल तो यही कहता है कि भैया 5% का आप लगाइए। 5% मतलब मान लीजिए कि 2,500 रुपये और लगाइए, तो ये 52,500 रुपये का आप बिल बना के इनको दीजिए जब आप इनका स्टॉक पहुंचाएंगे इनके एड्रेस पे। रूल तो ये होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्टर को बोला गया है कि भैया आप टैक्स कलेक्ट नहीं करना, चाहे आपके पास जीएसटी नंबर ही क्यों ना हो, आप कलेक्ट करोगे नहीं करोगे। यानी कि ये अगर रजिस्टर्ड हो चाहे दोनों ही केस में, इससे पहले वाले केस में तो हमने क्या बोला, अनरजिस्टर्ड होने पर ही होगा आरसीएम का फॉर्मूला। लेकिन ट्रांसपोर्टर के केस में बोला गया है कि चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में आप बायर से जीएसटी अमाउंट कलेक्ट नहीं करोगे। अगर बायर रजिस्टर्ड बायर है तो दोनों ही कंडीशन में आप जीएसटी अमाउंट कलेक्ट नहीं करोगे। बायर को ही डायरेक्टली पोर्टल पे जाके इसको जमा करना होगा, आपको नहीं देना होगा। तो अब यहाँ 2500 जो लगना था 5%, ये 2500 ये नहीं लगाएंगे, ये 50,000 का ही कंसाइनमेंट नोट इशू करेंगे। और रविंद्र क्या करेंगे, इस 50,000 का 5% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर वो डायरेक्ट पोर्टल पे अपने जमा करेंगे, ठीक है। जमा कैसे होता है इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, करेंगे, फिर कौन से समझना पड़ेगा। तो आरसीएम लगने का कंडीशन नंबर 2 ये है, लिखिए कंडीशन नंबर 2 में लिखिए, कंडीशन नंबर 2 में लिखिए, यदि सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ब्रैकेट में जीटीए लिख लीजिएगा, यदि सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ब्रैकेट में जीटीए हो और जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, और जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, और वो रजिस्टर्ड बायर को सप्लाई दे रहा हो और वो रजिस्टर्ड बायर को सप्लाई दे रहा हो, इस कंडीशन में जीटीए बायर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता।
GTA मतलब शॉर्टकट में, ठीक है, GTA बायर से GST कलेक्ट नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड बायर को GST अमाउंट का पेमेंट डायरेक्टली पोर्टल पे करना होता है। रजिस्टर्ड बायर को GST अमाउंट का पेमेंट डायरेक्टली पोर्टल पे करना होता है। इसी प्रक्रिया को हम RCM कहते हैं। GST अमाउंट का पेमेंट करना होता है, इसी प्रक्रिया को RCM कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है कि भाई कोई भी बिजनेस कर रहा है गुड्स से संबंधित, स्टॉक तो मंगाता ही मंगाता है। चाहे वो फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल मंगाएगा, अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस हो तो वो स्टॉक मंगाएगा। ठीक है, स्टॉक आएगा ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट वाला भाड़ा तो अपना लेगा। और आपने देखा होगा बिल्टी पे, आप लोग जब भी काम हम किए होंगे तो ट्रांसपोर्ट वाला जब बिल्टी लेके आता है, जिसे हम कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं, उसमें GST लगा नहीं होता है, नहीं लगा रहता है। आप लोग कभी देखिएगा, देखें GST लगा ही नहीं है। तो अब यहाँ पास बिजनेसमैन गलती कर बैठते हैं। अब GST अगर नहीं लगा तो बिजनेसमैन को लगता है कि क्या GST देना, उनको पता ही नहीं कि भैया GST इसका अलग से 5% जमा करना पड़ेगा, उनको पता ही नहीं होता है। उन्होंने किसी से राय अगर नहीं ली, टैक्स कंसल्टेंट से, उनको नहीं पता। जब नहीं पता तो कभी ना कभी नोटिस आनी है, और नोटिस जब आएगी तो 2 गुना 3 गुना इंटरेस्ट लेट फीस लगा के सब कुछ आएगी। तो ऐसा ही एक हमारे एक थे, वो उनका खुद का बिजनेस है, आपका ठठेरी बाज़ार में उनका खुद का बर्तन का एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, बड़ा मतलब होलसेल लेवल का काम है। उनका ट्रक ही ट्रक माल आता था, और उन्होंने अकाउंटेंट रखा हुआ था। अकाउंटेंट भाई ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा है, बस माल आया रख दिए। उनको पता नहीं था कि भैया ट्रांसपोर्ट की सर्विस पर RCM नाम का टैक्स पे करना पड़ता है, उनको नहीं पता था। नहीं किया, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं किया। तो 2022 में उनके पास 15 लाख का नोटिस आया, 15 लाख का नोटिस आया। तो बहुत परेशान हो गए। वैसे एक्चुअल उसकी वैल्यू तो थी लगभग 2.5 लाख रुपए देना था टैक्स, लेकिन नोटिस आया 15 लाख का, क्योंकि आपने लेट भी तो किया है ना, 4 साल लेट कर दिया। उसका लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब कुछ मिला के लगभग 15 लाख का उनका नोटिस आ गया। उनका नाम कौन केसरवानी थे, ऋषभ केसरवानी, आते थे सीखने के लिए। तो जैसे तैसे सेटिंग वेटिंग करवा के लगभग 4 लाख रुपए उनको देना पड़ा। लगभग 1.5-2 लाख कितना आया था, लेकिन एक्चुअल में उसका अगर असेसमेंट करते 2 लाख रुपए समथिंग था, लेकिन जैसे तैसे सेटल करके 4 लाख उनको देना पड़ा। तो अब काफ़ी परेशान हुआ है ये। अब भाई अकाउंटेंट से कुछ पूछो, भी ये अपने तरीके से बात कर रहा है, उनको कुछ पता नहीं है, CA सीधी मुँह बात नहीं कर रहा है। तो फिर ये सोचे कि चलो GST सीखा जाए। तो हमारे पास आए थे, एक दिन आए थे हमारे पास। तो उस समय मैंने वाइट बोर्ड पे RCM ही ऐसे जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया ना RCM, उसके बाद क्लास ओवर हो गया। तो वो आए बात कर रहे हैं कि सर हमारा खुद का बिजनेस है, मुझे GST सीखना है। मैंने कहा GST तो ऐसे सीख नहीं सकते, आप अकाउंटिंग भी सीखिए तभी सीख पाएंगे। जैसे बोर्ड में इन्होंने देखा, कह रहे सर इसी की वजह से हमारा नोटिस आया था। हमने कहा देखिए हम लोग तो यही पढ़ा रहे हैं आपको। उनको और अच्छा फेथ हुआ कि हाँ यार सही जगह है। फिर उनको जो समझाया गया, पढ़ाया गया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखा, और उनको अपने बिजनेस में बहुत हेल्प मिल रहा है। तो जो भी टॉपिक हम लोग समझा रहे हैं उसको आप बिल्कुल 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाला एग्जाम के तरीके मत समझिएगा कि हाँ सर ऐसे पढ़ा दिए। ये एक एक शब्द, एक एक टर्म बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें सीखने के लिए आपको CA बनना पड़ेगा, आपको 7 साल 8 साल लग जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि आपको जल्दी से जल्दी सिखाएं,
और जो चीज़ें 7-8 साल में जो कवर होती है वो चीज़ हम लोग कोशिश करें 6 महीने में सिखाएं। पहली बात तो ये पॉसिबल तो है नहीं है, लेकिन इसे हम नियर टू पॉसिबल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर हमने तो सीए से बात किया, सीए कह रहा था ये नहीं पढ़ाया। हमने कहा भाई आप उससे पूछिए कि जो चीज़ें मैंने आपको 6 महीने पढ़ाया वो चीज़ें उनको सीखने में कितना लगा, उनसे पूछिए। वो खुद बताएंगे भैया हमें 7 साल लगा। और हमने आपको जो चीज़ें ठीक उन्होंने 7 साल में सीखा, 6 साल में सीखा, मैं आपको 6 महीने में सिखा रहा हूँ। पहले ये भी तो समझो, आप कहने की क्वालिटी भी तो समझो। ठीक है, तो कंपेयर हर चीज़ नहीं हो सकती। तो ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप कभी भी बिजनेस करें और आपका ट्रांसपोर्ट से अगर स्टॉक अगर आ रहा है तो आपको आरसीएम जमा करना ही करना है। 5% जीएसटी उसका देना है, क्योंकि हम लोग जब परचेज करते हैं तो टेंशन लेते नहीं, क्योंकि सप्लायर तो टैक्स ले लेता है, बेचने पर टेंशन लेते देना है। लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या है, वो आपने सर्विस परचेज किया, उस पर भी आपको टेंशन लेना है कि भैया 5% जाएगा ही जाएगा। सामान मंगाया कोई, हाँ, ठीक है, कानपुर से ही कोई, ठीक है, सामान मंगाया, ठीक है, पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, तो उसने बिल जनरेट कर दिया, बिल आ गया, इन दोनों का तो जीएसटी सेटल हो गया। सेलर है और जो बायर है, ठीक है, हो गया। ये तो माल आएगा ट्रांसपोर्ट से हाँ, किराया लगभग बना 1800 या 2000, जो भी हाँ, जो भी तो जो टैक्स पे करना है 5%, हाँ बायर को, हाँ, बायर को पे करना है। जो 2000 रुपये 2000 रुपये पे 5%, उसका 2000, हाँ, यानी 100 रुपये आपको टैक्स पे करना होगा। जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करके, वो अभी हम आपको प्रैक्टिकल जब कराएंगे वो सिखाएंगे कैसे टैक्स आरसीएम पे करते हैं। लेकिन अगर आपको आरसीएम ही नहीं पता तो मैं जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप में समझिए, कोई भी डाउट हो बार बार क्वेश्चन करिए। ट्रांसपोर्टर भी जमा करता है नहीं, ट्रांसपोर्टर नहीं जमा कर, ट्रांसपोर्टर सिर्फ फाइलिंग करके बताएगा हमने इनको सर्विस दिया है, उसने अगर बता दिया। ठीक है, अभी हम लोग आपको सिखाएंगे ट्रांसपोर्टर जीएसटी कैसे फाइलिंग करता है, सेक्शन 4B के अंतर्गत फाइलिंग होती है उसकी, उस प्रैक्टिकल में कराएंगे अगर आप। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। जीएसटी फाइलिंग वो भी करेगा, फाइलिंग करेगा टैक्स, लेकिन जमा नहीं करेगा, फाइलिंग करेगा। इसलिए फाइलिंग करेगा ताकि वो बता सके कि हमने इस बायर को सर्विस दी है, मेंशन करता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर, तब तो वो तो मेंशन कर ही नहीं पाएगा। मेंशन नहीं कर पाएगा तो सरकार जान ही नहीं पाएगी कि आपने ट्रांसपोर्ट की सेवाएं ली है, जान ही नहीं पाएगी। उस कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमा ही नहीं करते। लेकिन ट्रांसपोर्टरों को मान लीजिए चेक से पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, और जीएसटी डिपार्टमेंट भी वो जानता है कि भैया ये अगर स्टॉक मंगा रहा है फलाने जगह से, स्टॉक अगर फलाने जगह से मंगाया तो ट्रांसपोर्ट से ही मंगाएगा। एक तो कॉमन सेंस है भाई, ट्रांसपोर्ट से ही मंगाना पड़ेगा आपको, और ऐसे ही मतलब फ्री में तो आ नहीं जाएगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट एक असेसमेंट करती है, मतलब कि जांच करती है अपने स्तर पे। असेसमेंट जब करती है तो समझ में आता है कि हाँ, उनके बैंक अकाउंट को चेक किया जाते हैं कि आपने पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया। तो पेमेंट किया, मान लीजिए लिखा है कि मान लीजिए पेमेंट जिनको किया, जब पेमेंट करते तो बैंक स्टेटमेंट नाम लिख के आ जाता अनुज ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे अगर पेमेंट किया है, ठीक है, और इसका आरसीएम आपने पे ही नहीं किया, दिक्कत हो जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन थी। अब ऐसे तो हर बिजनेस में ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ता ही है। बिल्कुल पड़ता है। तो क्या इसकी कोई लिमिटेशन है अमाउंट की, या फिर अगर आप सर्विस अवेल कर रहे हैं? हाँ, सर्विस अवेल कर रहे तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेल कर रहे हैं, भले 100 रुपये का ही क्यों ना हो, आपको देना ही पड़ेगा 5%। ठीक है, चलिए अब तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं हम लोग। इसको लिखना नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हालांकि ये भी तीसरी कंडीशन है, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, अभी हम बताएंगे आपको। तो कंडीशन नंबर 1 मैंने ये बताया कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और बायर रजिस्टर्ड है, उस कंडीशन में आरसीएम आएगा। और ठीक है, कंडीशन नंबर 2 हमने ये बताया कि सप्लायर एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, दोनों ही केस में
पहले वाले में तो हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड था, तो बायर रजिस्टर्ड है तो फिर RCM का केस इसमें बनेगा। अब आइए तीसरी कंडीशन हम लोग सोचते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कोई ऑफिस है, आपका किसी चीज़ का, मान लीजिए कि एक लैपटॉप या मोबाइल का शोरूम है। अब भाई लैपटॉप मंगाते हैं कंपनी से और आप उसे आगे कस्टमर को बेचते हैं। आपका एक शोरूम है, ठीक है, शोरूम में तो ऑफिस भी होगा, ऑफिस में डेली के कुछ खर्चे भी होंगे। सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमने चाय नाश्ता पानी से मंगाया, भाई चाय नाश्ता पानी कुछ भी हमने मंगाया, तो भाई चाय वाले के पास तो GST नंबर है नहीं है, वो तो सीधे कह के भैया हम चाय बनाए कि तुमको टैक्स नोटिस काट के दे, एक काम हो पाएगा हमारे क्या। चाय आया, मान लीजिए कि मैं अगर दिन भर में 20-30 कप 40 कप कॉफ़ी आ गए, चाय आ गए, कोल्ड, दुनिया भर की चीज़ें मंगाते तो हैं, पान तम्बाकू गुटखा सब तो मंगाते हैं हम लोग, दुनिया भर की चीज़, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं ऑफिस में। क्या जिससे हम खरीद रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड होता है? बहुत सारे केस में रजिस्टर्ड नहीं होता। अब मज़े की बात देखिए, क्या इस पे RCM लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? मान लीजिए चाय मंगाया आपने, या कुछ पार्टी वार्टी हुई, कुछ फंक्शन हुआ, मीटिंग हुई, ऑफिस में मीटिंग हुई, आपने चाय नाश्ता पानी मंगाया, लगभग 3000 रुपये खर्च हुए। अब भाई आपने फूड भी मंगवाया बनवाया, उसके पास भी GST नंबर नहीं, चाय पानी नाश्ता मंगा GST नंबर नहीं, तो 3000 रुपये आपने खर्च किया। क्या इस 3000 रुपये पे 18%, क्योंकि सर्विस पे 18% है, 18% GST आपको पे करना चाहिए था, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, रूल तो यही कह रहा है। अब कंडीशन नंबर वाले रूल, मतलब कि 1 के रूल को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, लिखवा तो दिया और उसके फ़र्क को समझिएगा। कंडीशन नंबर 1 जो है, मैंने बोला था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, बायर रजिस्टर्ड हो, गुड्स या सर्विस लेने पर आपको RCM पे करना पड़ेगा, GST RCM वाले मेथड से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन लागू तब होगी जब आप स्टॉक मंगाएंगे, मतलब जो चीज़ आप मंगा रहे हैं आप उसका बिजनेस करते हैं। मान लीजिए कि आपकी जनरल मर्चेंट की दुकान है, आपका GST रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब आपने अपने दुकान में कुछ सामान शॉर्टेज हो गया, आपने किसी पार्टी को ऑर्डर दिया कि भैया ये माल हमें भिजवा दो, उसके बाद GST नंबर नहीं है, लेकिन वो जो स्टॉक, वो जो गुड्स आ रहा है, आप उसे बेचते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप उसे बेचते हैं, ठीक है। जिसे हम बेचते हैं उसे हम स्टॉक बोलेंगे। मान लीजिए कि कोई अगर लैपटॉप का शोरूम है, वो लैपटॉप खरीद रहा है, लैपटॉप एक्सेसरीज पहले डेल HP से खरीदेगा सप्लायर से, तो लैपटॉप उसके लिए स्टॉक कहलाएगा, उसके लिए स्टॉक है। लेकिन इसने कुछ भी खर्चे वर्चे की चीज़ें मंगवाई तो वो स्टॉक नहीं। स्टॉक का मतलब हमेशा क्लियर रहिएगा, स्टॉक मीन्स जिसे हम बेचेंगे आगे, वो स्टॉक है। जिसे हम नहीं बेचेंगे वो स्टॉक नहीं है, वो हमारे लिए एक कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसे हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, वस्तु या सेवाएं कंज्यूम कर रहे हैं। या तो फिक्स एसेट होगा, दो ही चीज़ होगा, या फिक्स एसेट होगा या तो कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। तो स्टॉक अलग हो गया। स्टॉक अगर लेते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टी से तभी RCM पे करना पड़ेगा, भले आप 100 रुपये कर लें, चाहे 200 कर लें, चाहे 5 लाख लें, चाहे जितने के लिए, RCM आपको पे करना ही होगा। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें मंगा रहे हैं जो कि कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विस के अंतर्गत आती है, जैसे चाय नाश्ता पानी कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, टेबल फर्नीचर, मतलब कि कुछ भी जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तब उसके लिए एक लिमिट है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो अनरजिस्टर्ड पार्टी से, यहाँ स्टॉक वाला मैटर था कंडीशन नंबर 1 में। स्टॉक मतलब समझ, स्टॉक मीन्स जिसे हम आगे बेचेंगे, दैट इज स्टॉक, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब भाई चाय हम मंगा रहे हैं, चाय थोड़ी ना बेचेंगे हम आगे, वो तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं। तो अगर कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं उसके लिए RCM का नियम दूसरा है। उसके लिए बोला गया है कि अगर आप 5000 रुपये से ज़्यादा खरीदते हैं एक दिन में तब RCM देना है, वरना नहीं देना है। ये रूल किसके लिए? जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए ये रूल है। अब मान लीजिए आपका लैपटॉप का शोरूम है, एक ऑफिस है, कुछ मीटिंग थी,
आपने कहा कि चलो सबके लिए नाश्ता पानी वानी सब मंगा देते हैं, और खर्च हो गया आपका 6,000 रुपये एक दिन में। तो 6,000 रुपये खर्च हुआ, मतलब 5,000 से ज़्यादा खर्च हुआ है। तो 5,000 से ज़्यादा खर्च हुआ है, तब आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी आरसीएम में। लेकिन अगर वो नाश्ते पानी जो आपने मंगाया वो खर्चे एक दिन में 5,000 से कम था, तब आपको आरसीएम नहीं देना। अब आप एक चीज़ें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक बिज़नेस है, बट हमने कुछ मीटिंग रखा ऐसा, और हमने खाना पीना नाश्ता सबको मंगाया या कुछ भी हमने मंगाया, उस पर हमारे 10,000 खर्च हो गए। क्या हमें आरसीएम देना है? बिल्कुल देना है। लेकिन हमारे 10,000 अगर खर्च हो गए तो हम क्यों बताएं कि एक दिन में खर्च हुए हैं? बात समझिए, खर्च हुए 10,000 तो सिंपल से बात आरसीएम लगना है। जो भी परसेंटेज के गुड्स है उस पर आरसीएम आपको डायरेक्ट पे करना है। अगर सर्विस वाले चाय नाश्ता पानी तो 18%, अदर चीज़ में जो भी होगा सकें तो 18% का मतलब 10,000 अगर, तो 1,800 रुपये आपको आरसीएम में टैक्स जमा करना है। लेकिन आरसीएम में टैक्स तभी जमा करना है जब जस्टिफाई होगी एक दिन में खर्च किया। भले एक दिन में खर्च किया है, अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट इसको 3 में डिवाइड कर देगा। एक दिन में काहे दिखाएगा भाई? कहेगा आज 3,000 खर्च हुआ, कल 4 हुआ, परसों 3 फिर हुआ, ब्रेक हो गया रूल। इसलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसलिए ये रूल पे हम जाने लिखवा नहीं रहे, तो ऐसे करके ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीसरा रूल लागू हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डेली इतने खर्चे हो, वो तो बहुत बड़ी कंपनी हो जहाँ 10-20 हज़ार लोग काम करते हैं, और वहाँ चाय नाश्ता पानी आता है। वहाँ अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी में 5,000 लोग जॉब करते हैं, वहाँ अगर 10-10 रुपये का भी चाय आ जाएगा तो 50,000 का आ गया। भाई बड़े बड़े कॉर्पोरेट में तो होते हैं 5,000 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक बिल्डिंग में, बहुत बड़ा एक आपका प्लांट होता है, फैक्ट्री, वहाँ तो होता है। क्या वहाँ वो आरसीएम जमा करते हैं? नहीं, वहाँ वो क्या दिमाग लगाते हैं, कहते हैं भैया आरसीएम जमा करने का जाम ताम ले लेना, एक कैंटीन खुलवा देते हैं। किसी को बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय हमारे खाते पीते चाय नाश्ता पानी है, वो तो कंपनी देगी, तो वो एक कैंटीन खुलवा देते हैं। कि वो किसी थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि हमारे यहाँ कैंटीन खोलो, लेकिन आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब वो क्या करेगा, जो भी खर्चे हुए वो जीएसटी का बिल बना के देगा, टैक्स लगा के देगा वो, यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी। तो जहाँ जहाँ एप्लीकेबल हो सकता है वहाँ तो वो रजिस्टर्ड कैंटीन खुलवा देते हैं, और जहाँ नहीं हो सकता वहाँ 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होना। किसी फैक्ट्री में अगर हो रहा है पॉसिबल, बट वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ कैंटीन अलग से कैंटीन का ठेका किसी को दे दिया गया, भैया तुम कैंटीन चलाओ लेकिन तुम्हारे पास जीएसटी नंबर होने चाहिए, और जब तुम बिल बना के दो वीकली या जब भी, तो हमें जीएसटी लगा के दो। तो आरसीएम का लागू ही नहीं हुआ, समझ रहे? इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पहला रूल है स्टॉक के लिए काम आएगा। स्टॉक अगर खरीद रहे तब तो आपको आरसीएम देना है। अब मान लीजिए कि आप स्टॉक खरीद ही रहे हैं, वाकई में खरीद रहे हैं, लेकिन आरसीएम पे नहीं करना चाहते हैं। भाई कौन टैक्स देना चाहता है? कोई नहीं दे जाता है। कच्चे में मंगाया, हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि माल कच्चे में आया। अब माल कच्चे में आया, इसे हमने टैली या बिजी पे चढ़ा लिया, उसकी सेल दिखा दिया, तो टैक्स और लग गया। क्यों? क्योंकि कच्चे पे माल आया, इनपुट जीएसटी का क्लेम मिलेगा नहीं। आउटपुट्स में इनपुट से हम लोग घटाते हैं, इनपुट का मिलना ही नहीं क्लेम, क्योंकि उसने फाइल करके शो ही नहीं किया है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम आरसीएम पे करें, आरसीएम भी नहीं पे करना चाहते, और उसकी सेल जीएसटी में दिखाते तो जीएसटी भी 18% लग जाएगी और जेब से चला जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, जो माल कच्चे में आया उसे कच्चे में ही बेचते हैं। मतलब सामान्य भाषा में हम लोग जानते ये टर्म्स यूज़ करते हैं। कहने मतलब अगर हमने अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीदा या रजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीदा, लेकिन उन्होंने वो टैक्स इनवॉइस नहीं दिया, तो उसकी आप सेल भी करोगे, अगले को आप टैक्स इनवॉइस
नहीं दोगे। और दूसरा, अब पैसा भी ऑनलाइन नहीं लोगे, कैश लोगे। इसकी कोई एंट्री भी नहीं होती होगी। इसकी ये एंट्री अपने लेवल पे तो कर लेंगे, कच्चे पे एंट्री कर लिए, कहीं अलग से रजिस्टर बनाया या बिजी सॉफ्टवेयर का एक और कॉपी रखा, उसमें काम किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट को तो दिखाएंगे नहीं हम लोग तो, और वो जो पैसा आया ऑनलाइन ही लेंगे, कैश ही लेंगे। इसका मतलब जब भी किसी बिजनेसमैन को टैक्स जीएसटी का मैनिपुलेशन करना पड़ता है तो वो सेल नहीं दिखाता। अब सेल नहीं दिखाएगा तो सिंपल सी बात है, आपको टैक्स इनवॉइस वो नहीं देगा, कुछ ऐसे कोरा कागज़ काट के दे देगा। दूसरा वो कहेगा भैया कैश दीजिए। अगर क्या ऑनलाइन दिया तो ट्रैक हो जाएगा, भैया पैसा आ रहा है बट आप सेल नहीं दिखा रहे, पैसा आया अकाउंट में, सेल नहीं दिखाया आपने। इसका मतलब भाई अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के पास पैसा या तो लोन से आएगा या बिजनेस करके आएगा। अब जब ITR फाइल होती है इनकम टैक्स तो वो सारा ब्यौरा दिखाना पड़ता है, कितना लोन है, कितना हमारा बिजनेस से आया। अगर आप नहीं दिखा पाए तो दो जगह से मार पड़ेगी। एक तो पहला मार पड़ेगा इनकम टैक्स से, वो कहेगा ये आपका इनकम है। दूसरा मार पड़ेगा GST से, कहेगा कि भैया आपने इस पर टैक्स नहीं दिया। दोनों जगह से इनकम टैक्स ले लेगा 30-35%, GST ले लेगा 18%, बचा गया 0। तो इसलिए अभी हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग प्लानिंग करते चीज़ों को। हालांकि ये चीज़ें यूट्यूब पर डालना भी सही नहीं है। हाँ हाँ, ये डालना सही नहीं है। हाँ हाँ उसमें फेड जो है हाँ लगा करके कंपनी खुद पेड कर रही है। क्या लगा, हाँ फ्रेट, हाँ हाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियां पेड हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब कंपनी ने आपसे GST का अमाउंट भी तो ले लिया ना। आप देखिएगा फ्रेट पे भी GST लगा डालती है। नहीं, कहीं कहीं देखा है नीचे नहीं हाँ। लगा रहता है, कहीं कहीं लगा रहता है। हाँ कहीं के लगा होता है। देखिए दो प्रकार का होता है। जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं तो डील होती है उनकी। दो प्रकार का कंसेप्टेबिलिटी होता है। एक कहते हैं टू पे, यानी कि बायर पे करेगा। एक होता है पेडबिलिटी, आपने देखा होगा, कहते हैं पेडबिलिटी है नहीं देना। एक कहता है टू पे है, देना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी और आपके सप्लायर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। अगर सप्लायर कहता है कि भैया ट्रांसपोर्ट का भाड़ा हमारे तरफ से ही होगा, तो आप देखिएगा उस टैक्स इनवॉइस में नीचे लिख देगा फ्रेट, और उस पर भी GST लगा देगा। उसने तो टैक्स ले लिया आपसे, सरकार को टैक्स मिल ही गया। लेकिन अगर आप अलग से ट्रांसपोर्टर से सर्विस लेते हैं, देखिए अगर यही पर्सन है जो आपके सप्लायर है, सप्लायर ने कहा ट्रांसपोर्ट का भाड़ा हम आपसे लेंगे, तो सप्लायर 18% GST ले लेगा आपसे। आपने देखिएगा बिल पे ही लगाया रहेगा फ्रेट, स्टॉक पूरा लगा है, नीचे लिखा रहेगा फ्रेट, उसके बाद लग जाएगा टैक्स, सब ऐड ऑन हो गया, सब जुड़ गया फटाफट पूरा। अगर टू पे वाला मैटर है तो टू पे वाले मैटर में कभी GST नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं एक कंडीशन और, संभावित कंडीशन। तो हम लोग जो भी संभावित कंडीशन है उस पर बात कर रहे हैं, ताकि आप लोग बाद में डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन ना रहे, आप लोग कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। हो सकता है कि जो भी अकाउंटिंग आप मार रहे हैं, कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, हो सकता है AI ले ले आने वाले टाइम में। अब बात ये आता है कि क्या हम बेरोजगार होंगे? 100% हो जाएंगे। कब होंगे? अगर हमें कंसल्टिंग लेवल की चीज़ें नहीं आती तो आप बेरोजगार हो जाएंगे आने वाले टाइम में। AI अगर आ जाएगा, अभी तो अकाउंटिंग में AI अभी आया नहीं, 100% आएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं, तो आप बेरोजगार हो जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी या तो आपकी वैल्यू खत्म हो। लेकिन अगर आपको कंसल्टिंग लेवल की चीज़ें आती जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि AI, देखिए AI उस काम को ले नहीं पाएगा जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शंस होने हैं। भैया आपको बताना है बिजनेस को कि भैया ये ऐसे काम नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। और AI का भरोसा नहीं करेंगे लोग, क्योंकि AI गलत भी तो बता सकता है भाई, रिस्क नहीं। तो इसीलिए जो अकाउंटेंट को टैक्स कंसल्टिंग लेवल की चीज़ें आती जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें पूरी यूपी में कोई नहीं पढ़ाता, उसी की जॉब बचेगी। हो सकता है कि वो और कमाएगा AI आने की वजह से, और अच्छा पैसा कमाएगा। रीज़न क्या है कि वो मल्टीपल जगह वो काम देख पाएगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा। और जिस अकाउंटेंट को कंसल्टिंग लेवल की चीज़ें नहीं आती, वो बोरिया बिस्तर पैक करेंगे आने वाले टाइम में, दिक्कतें आएंगी, श्योर आएंगी। इसलिए जो पढ़ा रहे हैं इस पर फोकस होकर चलिएगा, मजाक नहीं लेना है। चल आइए, अब आते हैं एक और संभावित हम कंडीशन ले लेते हैं। अभी हमने बोला कि ट्रांसपोर्टर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, और बायर रजिस्टर्ड है
दोनों ही केस में आरसीएम बायर पे करेगा। यानी कि मान लीजिए कि अनुज ट्रांसपोर्ट कंपनी अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं है, फिर भी रविंद्र जी टैक्स पे करेंगे आरसीएम में डायरेक्ट। और मान लीजिए कि अनुज जी अगर रजिस्टर्ड है, फिर भी रविंद्र टैक्स पे करेंगे आरसीएम में। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसपोर्टर तो रजिस्टर्ड है और रविंद्र जी अनरजिस्टर्ड? ऐसा भी तो हो सकता है। अब यहाँ क्या मसला फंसेगा? अब चूंकि बायर जब अनरजिस्टर्ड है ही है तो कैसे आरसीएम पे करेगा? अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो हमने बोला कि भाई ट्रांसपोर्टर टैक्स नहीं लगा सकता, जबकि 5% है ट्रांसपोर्ट पे, नहीं लगा सकता। हमने कहा कि बायर को ही देना पड़ेगा। अब ये बातें क्लैश हो रही है। कैसे? अब हम कह रहे हैं कि अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो कैसे देगा भाई? अब यहाँ कौन सा नियम लागू होगा? अब यहाँ नियम लागू होगा FCM का, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अभी था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसमें बायर देगा टैक्स, अब है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब ट्रांसपोर्टर के पास राइट है टैक्स लगाने का, अब राइट है। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन इसको समझाना है आप लोगों को। हमने क्या बताया? मान लीजिए कि अनुज जी रजिस्टर्ड है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और रविंद्र जी भी जो रजिस्टर्ड है, ये बायर है, सर्विस ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एज पर आरसीएम रूल रविंद्र जी को 5% सीधे सरकार को देना होगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी अगर अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, अब सिंपल सी बात है, आरसीएम दे कहाँ पाएंगे? ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। रजिस्टर्ड होगा तभी तो आपको जीएसटी पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, तभी तो आप जमा करेंगे टैक्स। रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या सरकार का नुकसान हो जाएगा? क्या सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट तो चाहेगी भैया टैक्स कहीं से ना छूटे। अगर हम ये रूल बना रहे हैं, फिर गवर्नमेंट सोचती है कि यार अच्छा ये चीज़ें हो सकता, चलो ये नया रूल बना देते। अब यहाँ पास नया रूल लागू हो जाएगा जिसे बोलेंगे FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस रूल के तहत क्या होगा? अब ये ट्रांसपोर्टर जीएसटी लगा सकते हैं। और कितना % लगाएंगे? 5% नहीं, अब ये 12% लगाएंगे। अभी नोट पॉइंट में लिखवा दूंगा। अब ये 12% जीएसटी लगाएंगे, यानी कि लगभग 6,000 रुपये ना, 6,000 रुपये का जीएसटी भी लगाएंगे। अब ये इससे 56,000 रुपये कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब, अभी मैं नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, इसका मतलब बायर अगर रजिस्टर्ड है तो बायर को ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी पे करनी पड़ेगी मात्र 5%, जो कि वो खुद पे करेगा, अपने से पे करेगा। लेकिन बायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अब ये ट्रांसपोर्टर वाला लगाएगा जीएसटी और इसका लगेगा 12%। नुकसान है, 7% से ज़्यादा टैक्स लगा। तो एक नोट पॉइंट में लिखिए, नीचे लिखिए नोट पॉइंट। अच्छा पहले तो FCM लिख लीजिए, आप पहले लिखिए FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इसके बारे में लिखिए बात। देखिए, यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ब्रैकेट में GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ब्रैकेट में GTA जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और बायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, और बायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, इस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि GTA अपने सर्विस पर
जीएसटी कलेक्ट करेगा, अपने सर्विस पर जीएसटी कलेक्ट करेगा। इस प्रक्रिया को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM कहते हैं। ठीक है। अब नीचे लिखिए नोट पॉइंट। नोट पॉइंट लिखिए कि RCM में ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी 5% है, RCM में ट्रांसपोर्ट सर्विस पर जीएसटी 5% है, और FCM में ट्रांसपोर्ट सर्विस पर जीएसटी 12% है। ठीक, अब आइए इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अगर हम कंसल्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब आपको कंसल्टिंग लेवल पे ही अकाउंटिंग आनी चाहिए, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगे, बहुत बुरा दौर आ जाएगा आप लोगों का। मान लीजिए कि अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अकाउंटेंट है, भाई कहीं भी हो सकते, लॉजिस्टिक कंपनी में हो सकते, कहीं भी हो सकते। अब लॉजिस्टिक कंपनी में आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। आपने बताया कि मैं पूरा आपको कंसल्टिंग भी दे सकता हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है, पूरा लिखा बढ़िया सी पे, तो कहेगा चलो यार इसको हम अच्छी सैलरी देंगे। अब आपको कंसल्टिंग देनी तो पड़ेगी। कैसे? आप अकाउंटिंग भी मेंटेन करेंगे प्लस कंसल्टिंग भी देंगे, एडवाइस करते रहेंगे बिजी, उसी का तो पैसा आपको ज़्यादा लेंगे ना। तो अगर किसी लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब लगी, आपने देखा कि यार ये बायर जो आया है जिसको माल पहुंचाना है वो अनरजिस्टर्ड है, तो आप उस पर 12% जीएसटी लगा के कंसाइनमेंट नोट बनाएंगे और बताएंगे, अपने बिजनेस ओनर को बताएंगे कि भैया जीएसटी का रूल ये कहता है, अनरजिस्टर्ड बायर को सप्लाई कर रहे हो तो 12% लगाना है, नहीं लगाओगे आपके ऊपर दिक्कत आ जाएगी। और भाई आप अपने जेब से नहीं दे रहे हो ना, वो तो आप ले रहे हो उससे, आपको दिक्कत नहीं, और उसे प्रॉपर आप जमा करेंगे। तो ठीक है, अगर वो RCM यानी कि अगर वो बायर मान लीजिए कि रजिस्टर्ड है तो नहीं लगाएंगे, RCM वाला मामला चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ इस तरह से होंगी। तो RCM हमने शायद जब आप लोग ट्रांसपोर्ट, देखिए हम लोग जैसे जो बच्चे आप लोगों ने कभी वो क्या जर्नल एंट्री पास किया होगा, फिक्स एसेट वगैरह एंट्री बिजी में, उसमें एक आता है RCM, हम लिखवा देते हैं नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर RCM क्या होता है, हमने कहा 1 घंटे का टॉपिक है, वहाँ नहीं समझा पाएंगे, यहाँ समझा पाएंगे हम ठीक से। तो ये हमारा RCM का टॉपिक, RCM और FCM का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी में। और जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो एक कंसल्टिंग लेवल से सीख रहे हैं, ताकि हम अपने जॉब को अच्छे से सिक्योर कर सके, फ्यूचर में अच्छे लेवल पे काम कर सके। ऑपरेशनल काम में अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी आने वाले टाइम में। कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, जहाँ पास ह्यूमन को फ्रंट पे आके बताना पड़ता है, डील करना पड़ता है, जहाँ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस वाले काम होते हैं, उस काम में ज़्यादा सैलरी होगी, उस काम की ज़्यादा डिमांड आएगी। और जहाँ ऑपरेशनल वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर सिस्टम पे ऑपरेशंस वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी। मैं सिर्फ प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की भी बात कर रहा हूँ। स्टेनो की जॉब आती है, टाइपिस्ट की जॉब आती है, फलाने की जॉब आती है, ढिगाने की जॉब आती है। क्या अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर AI अगर डिसरप्ट कर रहा है, क्या गवर्नमेंट में नहीं करेगा? क्या सरकार तो और चाहती है पैसा बचाना, प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा तो सरकार ही चाह रही कि पैसा बचाएं हम, वो भी ऑटोमेट करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट जॉब और कम होती चली जाएगी, और कम हो जाएगी। जहाँ 100 लोग काम करना था वहाँ 10 करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ 4 एंट्री करना, 4 कोड लिखना, डेटा एनालिटिक का कोर्स अभी बहुत चल रहा है, डेटा एनालिटिक सुना होगा, बहुत चल रहा है, वो भी बस साल भर में डिसरप्ट हो जाएगा AI। क्योंकि जो काम डेटा एनालिटिक कर रहा है वो सब ऑटोमेट हो सकता है, AI ऑटोमेट कर देगा। भाई सर्वर पे डेटा आता है कंपनी का, फिर आप डेटा एनालिटिक में SQL, पाइथन, एडवांस एक्सेल, पावर BI सीखते हैं, अभी बहुत चल रहा है डेटा एनालिटिक्स सीखो। तो सर्वर पे जब डेटा आएगा तो वो ऐसा AI एजेंटिक मॉडल हो सकता है लॉन्च कर दे कोई कंपनी कि भाई आप जो प्रॉम्प्ट दो वो निकाल के दे देगा फटाक से, ख़त्म डेटा एनालिटिक की जॉब, क्लोज।
मामला। तो अब कौन सी जॉब बचेगी? जिनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो एक कंसल्टिंग लेवल से काम कर सके किसी भी में। आप अगर किसी बिजनेस को एडवाइस दे सके, कंसल्टिंग दे सके, अपने अनुभव से उसको चलवा सके, तब तो वो जॉब सिक्योर है। लेकिन आप ऑपरेशनल लेवल वाली जो जॉब है उसमें सिक्योर नहीं आने टाइम में। तो इसीलिए अकाउंटिंग अगर आप लोग सीख रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो आपको ऐसे केसेस समझा रहा हूँ मैं, लेकिन हम खुद केसेस बना रहे, अगर ऐसा हुआ तो ये, वैसा हुआ तो ये, ठीक है। ये चीज़ें सीखने में भाई आर्टिकलशिप करना पड़ता है, 3 साल से ये किया जाके। अब हम लोग आपको बिना आर्टिकलशिप करे पहले ही समझा रहे हैं, चल के समझा रहे हैं। तो इसको एक एक चीज़ अच्छे से याद करिएगा। आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे फिर भी काम आएगा, किसी को कंसल्ट का काम करेंगे, टैक्स कंसल्टिंग करना चाहते फिर भी काम आएगा, और जॉब के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ तो ये चीज़ें मांगेंगे आपसे, ठीक है। इतना करते हैं आज के लिए। RCM FCM कंप्लीट कर दिया। बहुत ही घुमाया हुआ टॉपिक है, आप किताब से पढ़ेंगे कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। और हमने इसको सिंपल करने का प्रयास किया कि जितना हो सके उतना सिंपल किया। बाकी RCM बुक करना आपने सीखा भी था, शायद आपने सीखा भी ट्रांसपोर्ट में, उसका GST में फाइलिंग कैसे होता है वो हम आगे सिखाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।